दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज की ये हिंदी पेडागाजी की 12वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों हमारे कुछ भाई बहन का कुछ दिन से कमेंट आ रहा है कि सर ये जो हिंदी पेडागाजी की क्लास है क्या ये पेपर 2 के लिए भी है। तो जनरली सभी लोगों को पता होता है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पहली बार हमारे भाई बहन पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन बना रहता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो दोस्तों चाहे पेपर 2 हो या पेपर 1 हो या इसको प्राइमरी और जूनियर लेवल भी बोलते हैं, इन दोनों में जो बाल विकास हिंदी संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं ये दोनों पेपर में सेम रहते हैं। बस थोड़ा बहुत प्रश्नों की क्वालिटी बदल जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आप पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर आपको आंसर टिक करना होता है, और यदि आप जूनियर या पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बड़े बच्चों को ध्यान में रखकर आपको आंसर टिक करना होता है। बस बाकी सारी चीज़ें, सारे थाट, सारे ट्रिक टैगवर्ड सारे बस वही सेम होते हैं। दोस्तों प्रश्नों से संबंधित या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उन कमेंट का जवाब जल्द ही देने की कोशिश करेंगे। या तो आप हमारे इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम जल्द ही आपको उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो 9565720010। इस पे आप केवल व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी यदि आपको सीटेट या टीचिंग एग्ज़ाम से कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द ही आपको मैसेज के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नंबर है 9565720010। इस पे आप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए पेपर 1 आप देने गए हैं तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी बाल विकास से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा शास्त्र जिसको पेडागाजी बोलते हैं इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों मिला के ये 30 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में बाल विकास का पूछा जाता है। उसी प्रकार जो है हिंदी भाषा और हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो 15 क्वेश्चन आता है वो 30 क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों 2 पैसेज आते हैं। 2 पैसेज आते हैं जो टोटल मिला के किसी में 8 क्वेश्चन दे देगा, किसी में 7 क्वेश्चन दे देगा। यानी इसका मतलब है कि ये जो होगा पैसेज से 15 क्वेश्चन आते हैं और पेडागाजी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिंदी पोर्शन से भी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद संस्कृत का जो पैसेज आता है इसका भी 2 पैसेज होता है और ये 15 क्वेश्चन जो है पेडागाजी से होता है। 2 पैसेज जो है एक पैसेज 8 का हो जाएगा, एक पैसेज 7 का हो जाता है, या 9 का या 6 का हो जाएगा। वो कुल मिला के वो आपसे पैसेज से भी 15 क्वेश्चन पूछेगा और पेडागाजी से भी 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों मिला के ये भी 30 अंक का हो जाता है। उसके बाद गणित में जो होता है पेडागाजी से भी 15 क्वेश्चन आता है और गणित छोटे छोटे नॉर्मल जो अंक गणित से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन इससे आता है और पेडागाजी से 15 क्वेश्चन आता है। तो ये मिला के 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद ईवीएस यानी पर्यावरण से इसमें एनसीईआरटी बेस होता है। इसमें एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागाजी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों मिला करके 30 अंक का हो जाता है। तो जो टोटल क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 अंक का होता है। तो ये तो रही प्राइमरी की बात, यानी जिसको पेपर 1 बोलते हैं। उसके बाद जो जूनियर वाले होते हैं पेपर 2 जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो इसमें भी वही चीज़ होता है। सीटेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, अतः पूर्णांक जो होता है 150 अंक का होता है। तो इसमें जो सिलेबस होता है तो इसमें क्या होता है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र देखिए जो प्राइमरी में था वही चीज़ इसमें भी है। इसमें भी ये 15 क्वेश्चन का बाल विकास आएगा, 15 क्वेश्चन का पेडागाजी शिक्षा शास्त्र आएगा। तो दोनों मिला के 30 अंक का हो जाएगा। हिंदी भाषा जो पैसेज होता है ये भी 15 क्वेश्चन आएगा और शिक्षा शास्त्र 15 क्वेश्चन आएगा, कुल मिला के 30 अंक का हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत और शिक्षा शास्त्र ये भी 2 पैसेज रहेगा और 15 पेडागाजी रहेगी। तो ये 30 क्वेश्चन हो जाएगा। पैसेज जो है रहेगा 2 लेकिन क्वेश्चन उसमें बने रहेंगे 15।
तो दोनों मिला के ये 30 अंक का हो जाता है। उसके बाद मेनली यहाँ पे जो चेंजिंग होती है यहाँ पे होती है। गणित एवं शिक्षण शास्त्र जो होता है उसमें 1 से 5 तक की गणित जो नॉर्मल होती है वो पूछी जाती है प्राइमरी में, लेकिन ये जूनियर लेवल की थोड़ा सा हार्ड पूछी जाती है। बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आप इनको भी कर ले जाएंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी होता है वो सेम होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बड़े बच्चों को परिप्रेक्ष्य में आप आंसर आपको करना होगा बस। तो 30 क्वेश्चन ये होता है। फिर विज्ञान इसमें पूछा जाता है, विज्ञान और शिक्षा शास्त्र से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के जो है जूनियर में गणित और विज्ञान से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चेंज हो जाते हैं। ये प्राइमरी में ये चीज़ अलग होता है, ये विज्ञान के दर पर वो उसमें पर्यावरण होता है, इसमें विज्ञान दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी अगर ये देखा जाएगा तो गणित और शिक्षा शास्त्र प्राइमरी में भी पूछा जाता है, गणित शिक्षा शास्त्र जो जूनियर में भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें प्रश्नों का नज़रिया थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है और उसमें थोड़ा सा नीचे होता है। तो इसमें देखिए सारे चीज़ मिल रहे हैं लगभग। इसमें देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी मिल रहा है, हिंदी शिक्षा शास्त्र भी मिल रहा है और संस्कृत शिक्षा शास्त्र भी मिल रहा है। तो ये तीनों सेम रहते हैं, चाहे जूनियर का पेपर देंगे या चाहे प्राइमरी का पेपर देंगे। थोड़ा सा चेंजिंग इनमें क्वेश्चनों में आ जाती है, बाकी ये भी सेम रहता है। लेकिन ये पर्यावरण जो है पर्यावरण जूनियर में नहीं पूछा जाता, पर्यावरण जो है प्राइमरी में पूछा जाता है और ये जूनियर में नहीं पूछा जाता। और जूनियर में क्या, जूनियर में गणित और विज्ञान से टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहीं थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। बाकी बाल विकास, हिंदी और संस्कृत सभी दोनों में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में सेम रहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है 8वें क्वेश्चन से हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है, जो हम कल 7वां क्वेश्चन पढ़ाए थे। उसके बाद ये 8वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या कहा जाता है या कैसे होता है, इसका हमको आंसर इसमें पता लगाना है। तो 8वें का पहला ऑप्शन दिया है बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए, या बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया जाए, या अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, या केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया जाए। तो 8वें का हमारा मेनली कौन सा आंसर हो जाएगा, जो 8वें का कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को कैसे बनाना चाहिए। तो जो मूल्यांकन व्यवस्था होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को जो है बच्चे के व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाए। तो 8वें का हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको निगेटिव इसमें छांटना है। क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, या बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, या तीसरा ऑप्शन दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी निगेटिव है, या कौन सा कथन बालकों के लिए हानिकारक होता है या उचित नहीं है। तो ये 9वें का हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसको ध्यान से देखते हैं हम। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, ये बात गलत है। बच्चों को आप उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो यही बात गलत है। और 9वें के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उचित नहीं है, तो यही चीज़ उचित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा के सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा के सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में हमको जो ऑप्शन दिए गए इसमें हमको छांट के बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, या भाषा के व्याकरण का आकलन करना, या भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना।
तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप तो स्वयं बता सकते हैं। इसमें कह रहा है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य होता है सतत और व्यापक आकलन का? हमारा उद्देश्य, मेनली उद्देश्य क्या होता है? तो सतत और व्यापक आकलन का मेनली उद्देश्य 3rd नंबर भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। क्या? सतत और व्यापक आकलन का हमारा मेन उद्देश्य, यानी हम सब अध्यापकों का मेन उद्देश्य होता है कि बालकों में जो है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करें, जिससे क्या सतत और व्यापक आकलन का मेन उद्देश्य होता है। तो हमारा 10वें का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है या कौन है? तो 11वें में पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों के उत्तर देना, या दूसरा ऑप्शन दिया है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुत लेख, या लिखित परीक्षा। क्या होगा इसमें आंसर? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो तरीका हमको इसमें छांटना है। तो 11वें का जो हमारा सबसे प्रभावशाली तरीका है वो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहा क्या रहा है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या है? भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ये सब पहले, तीसरे और चौथा क्यों नहीं से हुआ दोस्तों? इसमें अगर प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे तो बालक जो प्रश्न उत्तर रटे हुए हैं उसी को सीधे सीधे बता देंगे, उनमें बालकों को कोई भी अलग से भाषा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद श्रुत लेख से भी बच्चों की भाषा आकलन का अच्छे से प्रभावी तरीका नहीं हो सकता, और लिखित परीक्षा भी नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका ये है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जब प्रश्न आप पूछेंगे और जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो पढ़ी हुई उसकी सामग्री, उसमें जब आप प्रतिक्रिया उससे पूछेंगे तो बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उसका आंसर बताने की कोशिश करेगा। तो यही जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो 11वें का ऑप्शन हमारा दूसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो लगभग सभी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा उसी को हमको छांटना है। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सुलेख, दूसरा ऑप्शन दिया है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, या तीसरा ऑप्शन है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुत लेख। तो भाषा आकलन करना है, तो भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा आकलन में जो है दोस्तों भाषिक संरचनाओं पर आधारित जब आप प्रश्न पूछेंगे तो ये भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी या सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका होता है। अब इसमें हम आपको बताए थे विविधता, और जो आता है विविधता एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो इसको क्यों नहीं आप आंसर किए हैं? तो ये जो है भाषा का आकलन कर रहा है। तो भाषा का आकलन के लिए जब भाषा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तभी तो उसको भाषा का आकलन करेगा। तो इसीलिए हम इसको आंसर किए हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। यदि यही चीज़ इन्वायरमेंट में आया होता तो हम इसको लगाते। तो ये हिंदी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो भाषा आकलन जो हिंदी में किया जा रहा है, तो जब उसमें भाषा का जो संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तभी बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा। तो 12वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा के मूल्यांकन में डैश के संचित अभिलेखों में होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड होना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड रखना चाहिए, या विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमताओं और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड रखना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा में मूल्यांकन डैश के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की रुचियों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रुचियों, और उसकी जो अभिक्षमता होती है उसको, और सामाजिक समायोजनों को प्रगतिशील विकास का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वही जो है हिंदी भाषा के मूल्यांकन का संचित अभिलेख होता है। यानी जैसे किस महीने में बच्चा अच्छे से उसकी अभिक्षमता और रुचि किस महीने में अच्छी थी, जब उसको क्रमिक रूप से लेखा जोखा आप रखेंगे तो उसके माध्यम से बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको आपको उपलब्ध करवाएंगे, कौन सी शिक्षण सामग्री उसको उपयोगी है उसके माध्यम से आप उसको शिक्षण कार्य करवाएंगे, तब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो और उससे बालक अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। तो ये कहा क्या रहा है हिंदी भाषा में मूल्यांकन, अब इसमें इसको फिल करेंगे विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड
के रूप में संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो 13 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न पूछना। क्या? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या केवल शिक्षण पद्धति हैं, या केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना किस चीज़ से संबंधित हैं। तो 14वें का ऑप्शन हम आपको बताए थे कि जब मात्र, सिर्फ, ही, केवल आ जाता है तो वो निगेटिव होता है। तो इसमें हमारा मात्र आ गया है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ केवल आ गया है तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। यहाँ केवल आ गया है तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। जो 14वां का हमारा जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 14वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तरीके मात्र हैं, ये निगेटिव है, ये काट देंगे। ये केवल है, निगेटिव है, काट देंगे। केवल है, निगेटिव है, काट देंगे। तो ओनली वन हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से आप दो सेकेंड में आंसर आप कर सकते हैं। तो 14वें का ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन कह रहा है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। किसमें? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने में सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो कौन सा हो सकता है, हमको ऑप्शन में छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, या दूसरा ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनना और प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्या हो सकता है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका? तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन देखिए, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना जो है वो सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब बालक जो चीज़ सुनेगा तो उसके माइंड में फीड हो गया है। अब उसको जब अपने शब्दों में वो लिखेगा तो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, अपने सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करेगा। तो वो सुनने और लिखने के माध्यम से जो है जो बातें सुनी गई है कहानी के माध्यम से जो सुना है उसको जब अपने शब्दों में लिखेगा तो वो क्या होगा, आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होगा कि बच्चे किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। तो 15वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसमें सुनी गई कहानी को शब्दशः लिख देगा तो इसमें बच्चे को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कविता सुनना और शब्दशः लिखना कोई मतलब नहीं है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों को तो याद करेगा, सीधे सीधे लिख देगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 15वें का। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पाठ्य कुशलता। क्या? पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़ी गई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, या पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, या पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, या बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जाँच हो सके। पठन कुशलता यानी पढ़ने की कुशलता का मूल्यांकन यदि आपको करना है तो इसमें पाठ्य कुशलता है ना, तो इसे आप रिलेट कर लीजिए कि पुस्तक में किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। जब बालक पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, मात्रा पाई गलत कर रहा है कि नहीं गलत कर रहा है, तो आप पाठ की कुशलता को आकलन करने के लिए सबसे पहले उसको एक छोटी सी कहानी की बुक दे देंगे, उसको पंक्तियाँ पढ़वाएंगे। तो इसे पढ़ने की कुशलता का जो मेन उद्देश्य होता है, इससे कैसे पता चल सकता है, तो पुस्तक की किसी पंक्तियों को पढ़वाएंगे। इससे आप जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक पाठ्य कुशलता उसको है या नहीं है। तो 16वें का ऑप्शन हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है सुरभि। सुरभि अक्सर जो है ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। क्या करती है? सुरभि नाम की एक जो छोटी बालिका है वो ड़ वाले प्रश्नों को या शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, और आप मतलब उच्चारित करती है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया गया है उसे ड़ वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड़ वाले शब्दों
को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या क्या करेंगे, चौथे ऑप्शन में दिया गया उसे ड़ वाले प्रश्नों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सुरभि ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो शिक्षक है यानी आप शिक्षक शिक्षिका क्या करेंगे, तो इसमें जो आपको चौथा प्रश्न दिया गया है इसमें 17वें का जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको छांट के बताना है। तो जो ऑप्शन चौथा दिया है उसमें देखिए उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने को लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे ड़ वाले शब्दों की सूची एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो इसमें सबसे मेन ये है, ये दोनों तो रॉन्ग है, इन्हीं दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा उसको क्या करेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी धीरे धीरे उसको सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो धीरे धीरे जो है ड़ वाले शब्दों को बच्ची जो है बोलना स्टार्ट कर देगी और वो अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देगी। तो हमारा जो है 17वें का ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई बुक में जो है दोस्तों चौथा ऑप्शन भी राइट है। आपको कौन सा आंसर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप सहजता के साथ उसको प्रोत्साहित हाँ आप बोल सकती हो, आप कर सकती हो, आपको आता तो है, ऐसे वर्ड आप प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे आप जब आप प्रोत्साहित करेंगे उसको तो वो बोलना स्टार्ट कर देगी। तो हमारा जो है 17वें का ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन दिया है आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखाकर, या दूसरा ऑप्शन बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र। प्राथमिक स्तर पर किस पर? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है? तो जो है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जब पढ़ाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो ना तो आतंकवाद निबंध लिखाना छोटे बच्चों को गलत बात होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं, आप उनको निबंध लिखाने के देंगे, उनके पास इतना वर्ड पावर ही नहीं है कि वो निबंध लिख सकें। उसके बाद पाठ्य पुस्तक गलत होता है, औपचारिक पत्र भी गलत होता है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है बाल साहित्य को कोई संवेदनात्मक कहानी लिखने के लिए देंगे तो बच्चे जो है सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होता है। तो 18वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है उसे सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो आप सिद्धांत यदि आपके माइंड में बैठ गया तो आपको कोई भी जो एग्जाम में आए हो, चाहे कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये सिंपल से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आइए इनको हम हल करते हैं। 19वें का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सबसे ज़्यादा कौन सी विधि बेहतर हो सकती है किसके परिप्रेक्ष्य में? लेखन कौशल के मूल्यांकन में। पहला ऑप्शन दिया है सुंदर लेख का अभ्यास करना, दूसरा ऑप्शन दिया अपने अनुभवों को लिखना, तीसरा ऑप्शन दिया है श्रुत लेख है और चौथा ऑप्शन दिया है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो कौन सा विधि जो है लेखन क्षमता को, ये लेखन कौशल को मूल्यांकन करने का सर्वाधिक बेहतर हो सकता है? तो कौन सा ऑप्शन है? अपने अनुभवों को लिखना। जब बच्चा अपने अनुभवों को लिखेगा तो अपने दिमाग को प्रयोग करते हुए अपना अनुभव स्वयं प्रस्तुत करेगा लिखने के माध्यम से, तो वो लेखन कौशल का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। तो 19वें का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है गृह कार्य का बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो पहला ऑप्शन दिया है गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है, या गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या इसके अगला दिया गया है गृह कार्य जो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा के लिए किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है
तो इसमें जो दिया गया है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो देना अति आवश्यक भी नहीं होता या उचित है, हमको ढूंढना है। तो गृह कार्य देना अति आवश्यक भी नहीं है, गृह कार्यों को शिक्षा अभिभावकों को व्यस्त रखने का कारण नहीं होता है, ये तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा राइट है। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य जो होता है तो क्या होता है, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए, तो वो अच्छे तरीके से सीखते हैं। गृह कार्य कक्षा के में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, ये मात्र आ गया, ये गलत हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारा आंसर अच्छा है वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किस में संभव है। तो आपको हम एक वर्ड में बता दें, बच्चों की दोस्तों ये 100% एग्जाम में आता रहता है, कई बार ये 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट एग्जाम में। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो रखा जाता है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा बोल सकते हैं, जो किस में रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो 21वें का हमारा 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन हो सकता है। क्या बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन हो सकता है। तो आइए हम लोग 22वां का ऑप्शन देखते हैं, शब्द पढ़वाना या प्रश्नों के उत्तर पूछना या विभिन्न शब्दों में बातचीत करना या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। किसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, बच्चे के विभिन्न संदर्भों में जब बात करेंगे तो बच्चे के सतत और जो मौखिक भाषा का आकलन आप कर सकते हैं। जब मौखिक भाषा का आकलन करेंगे तो जो बच्चे बातचीत के माध्यम से अपने दिमाग का प्रयोग करके मौखिक रूप से आपको उस प्रश्न का या वो बातचीत का जवाब देंगे, तो वो सबसे अच्छे तरीके, सबसे बेहतर तरीका होता है। तो 22वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक तरीका क्या है। तो किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना या बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना या बच्चों में पत्र लिखवाना, बच्चों से पत्र लिखना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। किसके माध्यम से इनमें से प्राथमिक स्तर भाषा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है। तो भाषा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देंगे। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं। या तो बच्चे के जो चित्र वर्णन होता है, मान लीजिए आपको रैबिट जो कछुआ और खरगोश की जो कहानी है उसके माध्यम से आप चित्र उसको प्रस्तुत कर देंगे और बच्चे उसके माध्यम से जो कहानी वो पहले से जानते हैं या सुने हैं उसका जब वर्णन करेंगे तो क्या होगा, वो भाषा आकलन का सर्वाधिक तरीका, अच्छा तरीका माना जाता है। तो 23वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आकलन की प्रक्रिया भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है या केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। 24वें का हम आपको टिक के माध्यम से जो केवल दिया है आप काट दीजिए, नहीं बेहिचक काट दीजिए, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन दिया है सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24वें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, ये बात होती तो है लेकिन ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। क्या बच्चों में भाषा आकलन की प्रक्रिया जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो 24वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कठिन शब्दों का श्रुतलेख, दूसरा ऑप्शन दिया है लिखित प्रश्न पत्र, तीसरा ऑप्शन दिया है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या चौथा ऑप्शन दिया बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो कौन सा हमारा उपयुक्त हो जाएगा। तो जो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे, विभिन्न संदर्भों में जब भाषा प्रयोग करेंगे तो बच्चे की जो सतत और व्यापक का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो जो आप शिक्षक शिक्षिका हैं वो सर्वोपरि आप बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जो को सर्वोपरि माना जाता है। सभी शिक्षक इसी बात को मानते हैं। तो 25वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे या मानते हैं। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जो होती है वही उसी को उपयुक्त मानते हैं।
कठिन शब्दों का श्रुतिलेख नहीं होगा, लिखित ये भी नहीं होगा, पाठ को देखकर श्रुतिलेख नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो सबसे सर्वोपरि है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो 25वें का 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 26वें का हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया वर्णों की सही पहचान करना हो जाएगा। तो हमारा 26वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो विराम चिन्ह छोटे बच्चे देखते हैं, ना अर्थ निकाल पाते हैं, ना पढ़ने में प्रवाह प्रवीण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वर्णों की सही पहचान करना हो जाएगा। किसमें प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, उन्हें वर्णों की सही पहचान होनी चाहिए। तो 26वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 27वां क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्र से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विशेष कोश विश्वकोश के प्रयोग की या भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की या सतत एवं व्यापक आकलन की। दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन जो था इसमें क्राफ्ट हो गया है। इसमें था सर्वोपरि पाठ्य पुस्तक तो होता नहीं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो 27वें का तीसरा ऑप्शन जो सतत और व्यापक आकलन आंसर हमारा हो जाएगा। तो 27वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके, और दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की रोचक वीडियो हम रोज़ाना लेके आते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सीटेट एग्ज़ाम में अगर आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत ईजिली आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।